हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। माई सेल्फ मीनू। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमने पहले बना ली है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक डेली अपडेट्स पहुंचती रहें। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं यूरोप में, तो उसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। ये फर्स्ट आइडिया था कि लोगों के मन में ये विचार आया कि मोनार्की को रिपब्लिक में चेंज करना होगा यदि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था बच्चों? फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे कि हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे अराइज हुआ, तो इसके कई कारण थे, जिनमें से सबसे पहला आइडिया जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो लोगों के मन में सबसे पहले रिपब्लिक का आइडिया आया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, कोई भी किंग हम पर ऐसे राज नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट स्टेप था राजा महाराजाओं को हटाकर रिपब्लिक बनाने का किसी भी कंट्री को। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। ये फर्स्ट आइडिया था। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था और उसका क्या रोल था यूरोप को नेशनलिज्म बनाने में। तो नेशन, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, इनका सबसे पहला जो मोटिव था, अब जब फ्रांस रेवोल्यूशन करके आज़ाद हो गया था, रिपब्लिक हो गया था, तब उनमें क्या भावना पैदा हुई कि हम कलेक्टिव होकर रहें, यानी उस कंट्री में रह रहे किसी भी व्यक्ति को ऐसे ना लगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कलेक्टिवली वो रहें, उन्हें लगे कि हमें भी पूरे राइट्स मिल रहे हैं। यहाँ फ्रांस आज़ाद तो हो गया था, लेकिन लोगों के मन में अभी भी एक डर था, तो उनको कलेक्टिविटी की भावना उनके मन में लाने के लिए इन्होंने कई आइडियाज यूज किए, जिनमें से थे ली पार्थिया और ली सिटियन। तो यहाँ पार्थिया मतलब पितृभूमि की बात की गई है कि जो कंट्री में हम रह रहे हैं वो हमारी अपनी भूमि है। ली सिटियन मीन्स सिटीजन्स में एक ऐसी भावना लाना कि हम कहीं भी रह रहे हैं, कि हम उस देश के वासी हैं, जैसे हम कहीं भी रह रहे हैं लेकिन हम हैं इंडियंस। तो यहाँ पर इनका एक ये भी आइडिया था कलेक्टिविटी लाने का। इसके बाद उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया, जिसमें 3 कलर थे। कौन से 3 कलर थे ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क आपने ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि फ्रेंच फ्लैग में कितने कलर थे और कौन कौन से कलर थे। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, कुछ नए गीत, कविताओं जैसे गीत बनाए गए, देशभक्ति के गीत कह सकते हैं जिनको हम। ओथ्स टेकन, शपथ ली गई कि अब जो हमारी रिपब्लिक कंट्री है उसमें हम एकता लाकर रहेंगे, लोगों के अंदर। अ सेंट्रलाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक ऐसा सिस्टम सेट किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए लोग थे जो लोगों की हक की बात करते थे। इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज एंड ड्यू वर अबॉलिश्ड, तो लोगों में किसी भी तरह का कोई भी कस्टम, कोई भी उनकी ड्यूटी जो वो करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते थे। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम मीन्स सबको एक समान समझना। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड, रीजनल डायलेक्ट मीन्स किसी भी भाषा का विरोध ना करना, कोई भी भाषा वो वहाँ के लोग बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये थे कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशंस के इवेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ ऐसा कि जिसने यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए लोगों में उत्सुकता को बढ़ा दिया। सो एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कि पहले नेशनलिज्म फ्रांस में आया, फ्रांस के बाद ये यूरोप में, यूरोप के कई कंट्रीज लाइक हॉलैंड, बेल्जियम एंड अदर बहुत सारी कंट्रीज थी, उसमें आया। तो लोग रिपब्लिक बन गए।
रिपब्लिक की मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जहां पर एक इलेक्टेड पर्सन हेड होता है उसको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, ये एक बार तो ये आजाद हो गए, देश रिपब्लिक हो गए, अपना नेता चुनने लग गए। 10 इयर्स के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने जैसे पढ़ा था कि 10 इयर्स के बाद नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन बोनापार्टे एक मिलिट्री जनरल था, लेकिन उसने आकर फिर वहां पर राजा बनकर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया था और उसने रिपब्लिक सिस्टम को फिर मोनार्की सिस्टम बना दिया था और अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्टिसिपेशन यूरोप को नेशनलिज्म बनाने में, जिसमें पहले मोनार्की थी, मोनार्की बाद फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद नेपोलियन ने फिर मोनार्की सिस्टम शुरू कर दिया था। अब नेपोलियन का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है यूरोप को नेशनलिज्म बनाने में, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।